Now, good afternoon to all. Online वाले students, I hope voice, video and screen clear होगा, तो एक बार input दे देना आप लोग. Now, start करते हैं. कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट दिस. ओके, जो डिस्कशन का आज का पॉइंट है दैट इज अबाउट द सेक्शन 7. मैंने आपको बताया कि आपको जीएसटी में कौन से एक्ट पढ़ने हैं. टोटल जीएसटी में 5 एक्ट है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. जीएसटी में टोटल कितने एक्ट हैं? 5. पहला है सीजीएसटी एक्ट, फिर एस, फिर यूटी यूनियन टेरिटरी. ओके, फिर आईजीएसटी. 4 हो गए. एस और यूटी दोनों सेम ही है बट फिर भी उसको काउंट करना पड़ेगा. एंड लास्ट में है जीएसटी कॉम्पनसेशन. ठीक है, ये टोटल 5 एक्ट आपको पढ़ने होते हैं अगर आप जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हो. उसमें भी एस जीएसटी आपको उस स्टेट का पढ़ना होता है जिस स्टेट में आप क्या कर रहे हो प्रैक्टिस. जैसे आप गुजरात में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको गुजरात का क्या पता होना चाहिए? एस जीएसटी कि कौन से एरिया में नंबर पड़ेगा, घटक नंबर कौन सा होगा, रेंज कौन सा होगा, डिवीजन कौन सा होगा. ऐसे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 एक्ट पढ़ने हैं. कौन सा? एक सी और एक कौन सा? आई. उसमें भी स्पेशली आपको कौन सा पढ़ना है? सीजीएसटी एक्ट. सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 जो आपको पढ़ना है. पहले 2 लेक्चर में हमने थोड़ी बातें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड वाली की थी. ओके, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि लाइक आर्टिकल नंबर मैंने आपको बताया था 265 होता है. फिर आर्टिकल कौन सा बताया था? 246. आर्टिकल नंबर 246 ए. ये सारे मैंने आर्टिकल आपको बताए थे. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो जीएसटी है वो कौन सा टैक्स है, क्या वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ठीक है, डेस्टिनेशन से ये मतलब निकलता है कि जहां पे सप्लाई एंड होगा वहां की गवर्नमेंट क्या लेगी? टैक्स लेगी. 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का तो फिक्स है बट 50% कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लेगी जहां पे उस गुड्स का या सर्विसेज का क्या है? डेस्टिनेशन. ठीक है, ये हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था दैट द जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. जीएसटी को अगर हम दूसरे भाषा में समझे तो जीएसटी एक टाइप का बिजनेस टैक्स है. कौन सा टैक्स है? बिजनेस. अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस टैक्स क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है. तो अगर मान लो आप बिजनेस करते ही नहीं हो, ठीक है, आप जॉब करते हो या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो जो बिजनेस नेचर की नहीं है, तो आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जीएसटी में इनिशियली जो हमें बेसिक्स के अंदर करना है, हमें 3 डेफिनेशंस करनी है. उसमें पहली डेफिनेशन जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है वो है सप्लाई, मींस द स्कोप ऑफ सप्लाई. एंड सेकंड जो हमें डिस्कस करना है वो है गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब आज के सेशन में भी सेक्शन 7 ही हम करेंगे. ये सेक्शन 7 का मैंने एक टेबल कल आपको ड्रॉ करके दिया था. ठीक है, विद सेक्शन, सबसेक्शंस, शेड्यूल, एनेक्चर उसके साथ याद रख लें. ठीक है, मेरे क्लास में ये करना पड़ेगा. ठीक है, सेक्शन 7 है जो स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? तो उन्होंने पूरा सेक्शन 7 में डिफाइन किया है कि इसको एग्जैक्टली सप्लाई बोलते हैं. ठीक है, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 आपको दे रखा है. ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा. डायरेक्ट मतलब क्या कि जो गवर्नमेंट ने लिखा होता है. ये डायरेक्ट की लैंग्वेज होती है ना दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट होती है. बहुत डिफिकल्ट मतलब इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. समझ में? लेमन तो बिल्कुल ही समझ नहीं सकता उसको. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है. आपको लगेगा कि नहीं कि आप जीएसटी पढ़ रहे हो, डायरेक्ट पढ़ रहे होंगे तब. ठीक है, बट हाँ सीए में आप बन जाते हो. उसके बाद तो आपको पढ़ना किस में से पड़ेगा? डायरेक्ट में से ही पढ़ना. फिर यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं देख सकते. क्लक्स नोट्स चाहिए सर, टेबल वाला नोट चाहिए तो वो तो मिलेगा नहीं. कोई क्लाइंट आया है, 5 करोड़ का नोटिस आया है, बोले सर मेरे पास एक नोट पड़ा है मैं देख के बताता हूँ. बोले तू अगर नोट देख लिया ना तो जो 5 करोड़ का नोटिस है ना 15 करोड़ का हो जाएगा. रहने दो, तुझसे नहीं हो पाएगा. समझ में आ रहा है? तो उसके लिए डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा.
एंड बिलीव मी, अगर आप बैरेट को अच्छे से पढ़ सकते हो ना, उसके बाद अगर आपने बैरेट को पढ़ने की स्किल सीख ली ना, उसके बाद आपको सब बकवास लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लियर कट इंटरप्रिटेशन आप करते हो, तो उसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप रहता नहीं। होता है ना कि एक बार आपको बैरेट का क्या आ गया, टेस्ट आ गया, उसके बाद आपको सब फालतू लगेगा। ये सब जो टेबल ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये आपको लगेगा ये सब क्या बकवास है। समझ रहे हो? एक लाइन में सीधा सीधा लिखा है कि सप्लाई मतलब क्या, उसके ऊपर पूरा गांव इंटरप्रिटेशन करता है, और जो गांव का इंटरप्रिटेशन होता है ना, वो आपको यूट्यूब पे मिलता है। समझ में आ रहा है? तो आपको सोर्स समझना है, सोर्स बैरेक्ट का होता है। ठीक है, तो पहले हम सेक्शन 7 कंप्लीट करेंगे, फिर बैरेक्ट में आधे पेज का ही दे रखा है। तो जो आधे पेज में दे रखा है ना, वो आपकी स्पाइरल में 25 पेज का दे रखा है। ठीक है, अलग अलग सम्स के साथ, अलग अलग चीजों के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। कौन सा एक्ट है ये? क्योंकि सेक्शन 7 आईजीएसटी में भी है, तो हम कौन सा सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी। तो सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, उसमें ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, दैट सेल अगर आप करते हो, ठीक है, मतलब सप्लाई करते हो, और उसके बदले में आप क्या चार्ज करते हो? कंसिडरेशन चार्ज करते हो। और उसके साथ क्या होता है? फर्दरेंस ऑफ क्या होता है? बिजनेस। तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? सप्लाई। ठीक है, फिर उन्होंने सबसेक्शन 1A बताया। सबसेक्शन 1A में मैंने आपको कल क्या बताया था कि ऐसी कुछ एक्टिविटी विच इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ व्हाट? सर्विसेज। मतलब कभी कभी हमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो उन्होंने शेड्यूल 2 में डिफाइन किया कि इसको या तो आप गुड्स बोलोगे या तो सर्विस को, आपको अपना इंटरप्रिटेशन नहीं करना। उन्होंने बोला है कि ये गुड्स है तो गुड्स है, उन्होंने बोला कि ये सर्विस है तो सर्विस है। एंड शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3 मतलब क्या? यहाँ पे जो उन्होंने लिस्ट दे रखी है वो जीएसटी लगता ही नहीं, इनफैक्ट वो सप्लाई की कैटेगरी में आता ही नहीं। मैंने वो जॉब वाला एग्जांपल दिया था कि आप कहीं जॉब करते हो, तो जो जॉब करता है उसको क्या जीएसटी पे करना है? नहीं। इनकम टैक्स पे करना है, बट उसको जीएसटी पे करना नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं करता। ठीक है, ये हमने कल तक डिस्कस किया था। तो अभी हम जाते हैं सबसेक्शन 1 के अंदर, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। ठीक है, फिर आप कॉपी करना उसको। ये फाइल तो आपको मिल ही जाती होगी ना? ठीक है, अगर फाइल नहीं आपके पास है तो वो एडमिन जिस नंबर से आपको मैसेज आता है उस पर बोलोगे तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं विद द सबसेक्शन 1। सो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, एक काम करें आप लिखिए, मैं आपको लिखवा दूं। लिखिएगा जरा। उसमें लिखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में लिखो। उसमें ना ऐसे करिएगा, क्लॉज ए। ठीक है, क्लॉज ए लिखना। ये क्लॉज है, पॉइंट नहीं है। ये क्या है? क्लॉज। मतलब इसको लॉ की लैंग्वेज में इस तरह से पढ़ा जाता है, सेक्शन 7 क्लॉज ए। आ रहा है समझ में? तो लिखो उसके अंदर, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, all forms of supply of goods or services or both, such as sale, comma transfer, comma barter, comma exchange, comma rental, lease or disposal, made or disposal made or agreed to be made
for a consideration for a consideration consideration को अंडरलाइन कर देना, for a consideration by a person person को अंडरलाइन कर देना, by a person in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of business. ठीक है। नाउ ये था क्लॉज ए 7(1)(a, क्या बोलेंगे इसको 7(1)(a), ठीक है। भाई क्लॉज भी है लिखवा था, उससे पहले समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जीएसटी गवर्नमेंट क्या करता है फ्रेंड्स, कलेक्ट करता है, ठीक है। वो जीएसटी गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करता है? सप्लायर से कलेक्ट करता है। और सप्लायर किससे कलेक्ट करता है? जो बायर होगा या तो फिर क्या होगा, रिसिपिएंट। मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स किसके ऊपर, मतलब किससे कलेक्ट करेंगे वो लोग? डायरेक्ट बायर से कलेक्ट करेंगे कि फिर सप्लायर से? सप्लायर से। सर ऐसा क्यों डायरेक्ट बायर से नहीं ले सकते? देखो बायर का लोकेशन हमें पता नहीं होता कि बायर कहाँ से आया है, ठीक है। उसका लोकेशन ट्रेस करना डिफिकल्ट है, बट सप्लायर तो एक ही पॉइंट पे बैठा होगा, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा जहाँ पे वो एक्टिविटी कर रहा होगा, तो हम उससे टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम द बायर। तो अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्या करते हो दोस्तों, इंपोर्ट करते हो, क्या करते हो? इंपोर्ट। स्पेसिफिकली इंपोर्ट ऑफ व्हाट? सर्विसेज। गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, गुड्स के बाद कस्टम्स में आ जाएगा। आप क्या करते हो दोस्तों? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब सर्विस प्रोवाइडर कहाँ बैठा होगा? अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो तो सर्विस प्रोवाइडर कहाँ बैठा होगा? फॉरेन में। मान लो सर्विस प्रोवाइडर कहाँ बैठा हुआ है? दुबई में। और सर्विस रिसिपिएंट जो है वो मान लो कहाँ पे बैठा हुआ है? वो है मुंबई में। मतलब प्रोवाइडर कहाँ बैठा हुआ है? दुबई में। और रिसिपिएंट कहाँ बैठा हुआ है? मुंबई में। और ये सर्विस प्रोवाइडर जो दुबई में बैठा हुआ है वो मुंबई वाले पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो बताओ जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, तो डेस्टिनेशन कहाँ है? सर्विस का डेस्टिनेशन कहाँ है? इंडिया में। तो जीएसटी तो लगना चाहिए, हाँ है ना। बट दिक्कत ये आएगी कि लेंगे किससे? आपने थोड़ी देर पहले तो क्या बोला सर कि हम जीएसटी लेंगे किससे? सप्लायर से। और ये सप्लायर वाले जो भाई साहब हैं ये कहाँ बैठे हुए? दुबई में। और मान लो ये शेख है, कौन है? शेख। समझ में आ रहा है ना? गोली मार देगा अगर टैक्स मांगा, बोले हम यहाँ नहीं पे करते, तुम वहां से इंडिया से हमें पे करो। समझ में आ रहा है ना? इतना बड़ा रेगिस्तान है, डाल देंगे अंदर, दफन कर देंगे। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोक सपाट, ताकि आपको याद रहे। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कैसे टैक्स कैसे ले? छोड़ दें, बोले जाने दें। छोड़ेंगे तो नहीं ये लोग, कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म सेट करेंगे जिससे हम टैक्स क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। तो उन्होंने क्या बोला पता है? एक काम करो, सर्विस प्रोवाइडर को हम नहीं ट्रेस कर सकते बिकॉज वो कहाँ बैठा हुआ है? आउटसाइड इंडिया। तो वी विल टेक अ टैक्स फ्रॉम सर्विस रिसिपिएंट। समझ में आ रहा है ना? किससे टैक्स ले लेंगे? सर्विस रिसिपिएंट। कौन से मैकेनिज्म के अंदर? तो उन्होंने बोला रिवर्स चार्ज के अंदर। कौन सा चार्ज? रिवर्स चार्ज। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है दोस्तों फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है कौन सा? रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का क्या मतलब होता है कि हम टैक्स किससे ले लेंगे बताए? फॉरवर्ड चार्ज मतलब डायरेक्ट किससे कलेक्ट करेंगे? सब। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि गवर्नमेंट टैक्स किससे चार्ज करती है? बायर से करती है कि सप्लायर से? सप्लायर से। तो वो सीधा चार्ज हो गया ना, फॉरवर्ड। बट सप्लायर नहीं है इंडिया में, लोकेशन नहीं है उसका, तो हम किससे लेंगे? तो रिवर्स चार्ज में किससे लेंगे? रिसिपिएंट से लेंगे, जो इंडिया में अवेलेबल है उनसे लेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जीएसटी इस केस में एग्जेम्प्ट हुआ कि टैक्सेबल हुआ? टैक्सेबल हुआ, बट हमने चार्ज को रिवर्स कर दिया। बट किससे लिया? जो सप्लायर से लेते थे सप्लायर से नहीं लिया, बट किससे लेना स्टार्ट किया? रिसिपिएंट से। चल अभी तो निकल। बट सर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो
ज्यादातर केसेस में जो सर्विसेज और गुड्स को इंपोर्ट करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, ठीक है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि उनके पास क्या होगा, जीएसटी नंबर होगा, ठीक है ना। तो फॉर दैट दे डोंट हैव टू अप्लाई फॉर द सेपरेट जीएसटी नंबर, दे ऑलरेडी हैव द जीएसटी नंबर, सो दैट उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टैक्स पे करना। अभी सर्विस रेसिपिएंट नाटक कर रहे हैं, बोले मैं नहीं दूंगा। गवर्नमेंट तो ऐसे भी देने ही वाला था यार, तू क्या ऐसे कैसे बात कर सकता है, आप ऐसे भी देने वाले तो थे ही ना टैक्स, तो तू किसको देता, सप्लायर को देता, फिर सप्लायर में देता। अभी तुझे तुझसे डायरेक्ट मांग रहे हैं तो तू बोल रहे कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये तो अलग का अलग पैसा है। ऐसा नहीं होता ना। आया समझ में क्या बोल रहे हैं, टैक्स तो आपको ही देना था, आपकी जेब से ही जा रहा था। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पे आप सप्लायर को दे देते, इस केस में आपको हमें देना है। समझ आ रहा है, तो चलाया इन लोगों ने दिमाग। एक और एग्जाम्पल समझाता, ये रिवर्स चार्ज वाला देखना ध्यान से, सब लोग यहाँ पे देखें स्क्रीन पे। इंश्योरेंस कंपनी है मेन लोग, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी का क्या है, एजेंट है। मान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है यहाँ पे, और इनका एक एजेंट है एलआईसी का, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या करता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज को क्या करता है, सेल करता है। तो ऑब्वियस है कि इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योरेंस एजेंट को क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कमीशन इज वन काइंड ऑफ अ सर्विस, हाँ है ना, तो इस पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं, यस। बट अभी आप समझिए, हम इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एजेंट सर्विस प्रोवाइडर है, और इंश्योरेंस कंपनी क्या है, सर्विसेज। दो ट्रांजेक्शन इसमें, एक तो एजेंट वाला है और एक इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड पर्सन वाला है। बट इंश्योरेंस एजेंट किसके भी यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, कंपनी के, तो कंपनी को कुछ देना पड़ेगा ना, 2-5% जो भी कमीशन बनता है। तो अभी इस केस में सर्विस प्रोवाइडर ये है, इसका मतलब इसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको जीएसटी किसको डिपॉजिट, नॉर्मली जीएसटी किसको डिपॉजिट करवाना होता है, सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इंश्योरेंस एजेंट को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इंडिया में इंश्योरेंस एजेंट कितने हैं, उन्होंने बोला बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट है, हर गली में 4 मिलेंगे। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हर गली में 4 आपको इंश्योरेंस एजेंट मिलेंगे। तो कितने सारे एजेंट होंगे, 10 लाख एजेंट पकड़ के चलते अपने पूरे इंडिया में, 10 लाख एजेंट तो होंगे, उससे ज्यादा भी होंगे। तो उस केस में हम 10 लाख एजेंट को सेपरेट जीएसटी नंबर दें तो कितना ज्यादा एडमिन वर्क अपना बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जिसके अंदर जो जीएसटी का कलेक्शन है वो हम डायरेक्ट रिवर्स करके इंश्योरेंस कंपनी से लेना स्टार्ट करें, तो सीधा सीधा हो जाएगा ना। और इंश्योरेंस कंपनी के पास तो पहले से ही जीएसटी नंबर होगा, क्योंकि उनका तो टर्नओवर करोड़ों में होता है। तो हम किससे टैक्स लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से टैक्स लेंगे। बट इंश्योरेंस कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस रेसिपिएंट है, तो हमने चार्ज को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। समझना है, जो हम नॉर्मली किससे लेते थे, एजेंट से लेते थे या प्रोवाइडर से जो जीएसटी कलेक्ट करते थे, उसकी जगह हमने किससे लेना स्टार्ट किया, सर्विस रेसिपिएंट से, क्योंकि टेक्निकली वो वायबल नहीं था कि हम सर्विस प्रोवाइडर से जीएसटी लें। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपको नंबर ज्यादा इश्यू नहीं करने पड़ेंगे, और आप इजीली क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिला होता है पर वो बुक में एंट्री नहीं मारता। पर अब इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी तो इतनी बड़ी होगी, वो तो एक एक रुपए का हिसाब होगा उनके पास, तो हमारे पास टैक्स का कलेक्शन भी क्या होगा, इजीली हो जाएगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं। तो क्लॉज बी लिखना है आपको, क्लॉज बी, क्लॉज बी। उसमें लिखो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, for a consideration whether or not in the course
in the course or furtherance of business. In the course or furtherance of business. डन। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कौन टैक्स पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा कि जो सप्लायर होगा वो पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा। क्यों रिसिपिएंट पे करेगा? क्योंकि सप्लायर का लोकेशन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है जिसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। एक सर्विसेज का नाम है जिसका नाम ऐसा है, ठीक है, नाम याद रख लेना, OIDR, ऑनलाइन, इसका पूरा नाम मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। क्या नाम है पूरा? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। तो सर बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। क्या हो गया? नेटफ्लिक्स। सिंपल हो गया ना एकदम। फिर Amazon प्राइम, और कौन सा याद आता है तुमको? वो तो इंडिया का है ना, डिज्नी हॉटस्टार बोलते हैं ना अपने, जो भी है, ठीक है ना, अपने जाने दो, अपने दो समझ आ गया ना तुम। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, अदर, तो ये हो गया ना, डेटाबेस ही होता है ना इनके ऊपर। आप कंटेंट ही देखते हो ना, मूवी मतलब कंटेंट हो गया ना, तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस मतलब कंटेंट हो गया। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेते हो, ठीक है ना, कहाँ से लेते हो दोस्तों? अगर आप कोई इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हो? आउटसाइड इंडिया से। तो ये जो सारा नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे जो कंटेंट वगैरह होता है वो तो होता तो किसके ऊपर है? सब क्लाउड के ऊपर। मतलब ये सारी कंपनीज जो है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इंडिया में नहीं होता। दे आर हैविंग द ओनली वर्चुअल एग्जिस्टेंस, नॉट द फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो दैट गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो हमसे अनटैक्स रह गया, ठीक है ना, क्योंकि ये अगेन आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो है तो क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर हमने क्या बोला कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन टैक्स पे करेगा? समझना थोड़ा ध्यान से। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में GST कौन पे करेगा? सर्विस रिसिपिएंट पे। तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में बहुत बड़ा कंपनी होगा तो उसके पास तो पहले से GST नंबर होगा, तो वो RCM में टैक्स पे कर देगा। बट मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसके पास GST नंबर है ही नहीं, GST नंबर छोड़ो, पैन कार्ड नहीं है, और इस साल उसने नेटफ्लिक्स का 150 रुपीज का कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, तो क्या लगता है GST कौन पे करेगा? वो स्टूडेंट से जाके मांगोगे उससे, जो बोले छुट्टा नहीं कलाना, क्या बोला उससे? छुट्टा नहीं है कमाना, अभी छुट्टा नहीं। कितना GST कितना बनता है? बोले 3 रुपए GST बनता। कितना? 3 रुपए। उसने 10 का नोट दिया, बोले 7 जमा रख। 10 का नोट दिया, बोले 7 क्या रख, जमा रख, ठीक है ना, बाकी 2 महीने का हिसाब आ गया। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पॉसिबल है यहाँ पे। और यहाँ पे तो एक जने ने 150 का लिया, किसी ने 500 का लिया, किसी ने 1000 का लिया, किसी ने यूट्यूब का लिया, किसी ने फेसबुक का लिया, किसी ने इंस्टा का लिया, किसी का भी लिया, ऑनलाइन मार्केटिंग का कोई वर्जन लिया है। तो इन दैट केस दे आर हैविंग द क्लाउड एग्जिस्टेंस इन इंडिया, बट दे डोंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस इन इंडिया। सो व्हाट वी कैन डू? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने जाके ये जो सारे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ये किसके रूट से आते हैं इंडिया में? एक अथॉरिटी है इंडिया में, कौन सी? टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके रूट से आते हैं, क्योंकि उनके पास इंडिया का क्या होता है? कौन सा एड्रेस होता है? IP एड्रेस। इसका लाइसेंस आपको ट्राई से लेना पड़ता है, फिर आप इंडिया में कोई वेबसाइट को रन कर सकते हो। तो ट्राई वालों ने क्या बोल दिया पता है इन सब लोगों को? बोले तुम लोग है ना, हमारे बड़े भाई ने बोला है कि तुम लोग पहले GST नंबर लो, फिर आपको IP एड्रेस मिलेगा, अदरवाइज वापस चले जाओ। मतलब इन लोगों को क्या लेना पड़ेगा? इंडिया में उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, फिर भी उनको इंडिया में मैंडेटरी क्या लेना पड़ेगा?
जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अगर उनको इंडिया में बिजनेस करना है तो, तब जाके आपको क्या मिलेगा। तो मैंने बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर OIDR वाला होगा ना तो RCM काम नहीं करेगा, तो कौन टैक्स पे करेगा? वही जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अभी मान लो इंडिया में बैठ के मुझे यूएस का डेटाबेस एक्सेस करना है, उसके लिए मुझे कोई वेबसाइट मिला है, वहां पे मुझे $1000 का फीस पे करना है, तो वो $1000 का पोर्टल इंडिया में कैसे ओपन हुआ होगा? कोई ना कोई IP एड्रेस से हुआ होगा ना, तो वो IP एड्रेस का एक्सेस ट्राई वाले ने दिया होगा, तब जाके तो आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। तो ट्राई वाला ने क्या बोला, देखो अगर इंडिया में आके बिजनेस करना है तो ईमानदारी से करो, GST नंबर इंडिया में लेना पड़ेगा, और उस पर क्या देना पड़ेगा? GST भी देना पड़ेगा। और कौन देगा? जो कंटेंट बायर है वो देगा कि कंटेंट सेलर है? पर कंटेंट सेलर तो इंडिया में है ही नहीं, उसका तो फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले सर हम फिजिकली इंडिया में नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा तुम इंडिया में आके बिजनेस करके जाते हो तो तुम्हें GST पे करने में दिक्कत क्या है? जैसे तुम इंडिया में आके वर्चुअली बिजनेस करके जा रहे हो, वैसे GST भी तो आप वर्चुअली पे कर ही सकते हो ना। हमने इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी दिया है, डेबिट कार्ड का फैसिलिटी दिया है। आप बोलो तो और कुछ अरेंजमेंट करवा देते हैं, हमारे आदमी को भेज देते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और तो क्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो क्या लिखोगे, मैं लिखवाता हूँ, लिखवाना बाकी है ना अभी? लिखवा दिया ना, बी क्लॉज बी लिखवा दिया ना। तो है ना, उधर नीचे ऐसे टेबल ड्रॉ करो, ऐसे रुकिएगा जरा, ऐसे लिखना, पहले टाइटल में लिखना इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर OIDAR होगा, समझ जाओगे ना पूरा नाम, सिलेबस खत्म होते नाम याद हो जाएगा आपको, ठीक है? जब तक सिलेबस खत्म होगा, नाम लिखना है तो लिख दो। नाम लिख लो पूरा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। उसके बाद लिखो अदर देन OIDR। तो OIDR में क्या होगा? FCM होगा कि RCM होगा? FCM, समझ रहे हो? FCM मतलब किससे GST कलेक्ट करेंगे? सप्लायर से, ठीक है ना? नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जो भी आप बोलो। एंड अदर देन OIDR होगा तो क्या होगा? RCM। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। पूरा नाम लिखना है तो लिख लेना। FCM मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो कोई गलती ना हो। एंड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एंड RCM मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज। मतलब they are talking about the collection of tax from the person. So in FCM they will collect the tax from the whom? Suppliers. And in case of RCM they collect the tax from the, देखो लेवी तो बायर के ऊपर ही है, लेवी किसके ऊपर है? इम्पोज किसके ऊपर किया? बायर के ऊपर ही किया है। बट कलेक्ट करने की जब बात आई तब उन्होंने बात किसको घुमा दी, बोले हम इससे नहीं लेंगे, जिसके ऊपर लेवी किया उसके ऊपर नहीं लेंगे, बट किससे कलेक्ट करेंगे? जो पर्सन हमें इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता है ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है ना? तो सर कैसे पता चलेगा कि हमने सर्विस इंपोर्ट की है, वो जरा बताओ।
मतलब सर्विस इनपुट हुआ है तो गवर्नमेंट घुस के देखेगा कि इनपुट हुआ है? नहीं। आपने बुक में एंट्री मारा होगा ना, जैसे वो दुबई वाले पार्टी को 10 लाख रुपए आपने पेमेंट किया है, तो बुक में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा कि नहीं? तो बुक में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, इसका मतलब आपने खर्चा किया है, तो इनपुट ऑफ क्या होगा? सर्विस होगा, तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अभी उसमें आगे लिखो सी, सेक्शन सब सेक्शन 1 में ही है। अभी तक हम लिखवा इसलिए रहा हूं ताकि याद रह जाए पूरा सेक्शन 7। तो उसमें लिखो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, एक्टिविटीज specified in schedule 1 made or agreed to be made or agreed to be made without a consideration। ठीक है, इसमें अपना पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, अभी थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 1। अभी जो आपने लिखा है ना उसको ध्यान से पढ़ो। क्लॉज ए पढ़ो, क्लॉज ए। क्लॉज ए में आपने लिखा होगा, क्लॉज ए में आपने क्या लिखा होगा कि जो भी सप्लाई होता है ना वो किस लिए होना चाहिए? कंसिडरेशन। लिखा है ऐसा, कंसिडरेशन होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए? फर्दरेंस ऑफ क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। ये लिखा है क्लॉज ए के अंदर। फिर आपने क्लॉज बी में लिखा होगा इनपुट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। लिखा है? यस। अभी क्लॉज सी में क्या लिखा है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होगा ना तो भी हम उसको सप्लाई बोल सकते हैं। मतलब पहले दो क्लॉज में तो क्या बोला कि सप्लाई दोनों में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। बट क्लॉज सी में जाके उन्होंने क्या बोला कि विदाउट कंसिडरेशन वाला मैटर होगा ना तो भी हम उसको सप्लाई डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों? शेड्यूल 1 बनाया, और शेड्यूल 1 में उन्होंने 4 ट्रांजेक्शन्स को ऐसे कवर किए, 4 ही, और कोई है ही नहीं। ठीक है, वो 4 ट्रांजेक्शन्स आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि क्या कौन से 4 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो वो 4 ट्रांजेक्शन्स उन्होंने कवर किए कि जिसमें कंसिडरेशन का एलिमेंट क्या होता है दोस्तों? कंसिडरेशन का एलिमेंट क्या होता है? मिसिंग होता है, फिर भी हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? जीएसटी। ठीक है, ऐसे कौन से केसेस हैं उसको समझते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। तो उन्होंने पहले कवर किया किसको? किसको कवर किया? ब्रांच ट्रांसफर। मतलब ब्रांच ट्रांसफर से मेरा मतलब क्या है? एचओ टू गुड्स कहाँ गया? ब्रांच गया। या ब्रांच से कहाँ गया? एचओ गया। या एचओ से, सॉरी, ब्रांच से किसके पास गया? किसी और ब्रांच के पास गया, वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, डिफिकल्ट है थोड़ा। तो अभी मान लीजिए कि जैसे जीएसटी नंबर होता है, तो आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हो, तो जीएसटी नंबर होता कितने डिजिट्स का है? 15 अल्फा न्यूमेरिक होता है। उसमें पहले जो 2 नंबर होते हैं उसको कहा जाता है कौन सा कोड? स्टेट कोड। जैसे गुजरात का स्टेट कोड कौन सा है? 24। ठीक है ना, तो कोई भी जीएसटी नंबर स्टार्ट न्यूमेरिक से ही होगा। ठीक है ना, 9 तक जो नंबर है, 9 तक, वो 07 ऐसे लिखते हैं, 08, 09। ठीक है ना, 02, 01 ऐसे। आपको नंबर याद नहीं रखने, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। मतलब क्या उखाड़ लोगे नंबर याद रखें ऐसे कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में जो 10 नंबर होते हैं ना वो आपके कौन से नंबर होते हैं? पैन कार्ड नंबर। तो 10 और 2 12 हो गए। बाकी के तो जो 3 होते हैं वो सर्विस कोड नंबर होते हैं। जैसे वो 1ZN भी हो सकता है, 1ZW भी हो सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया 2, 10 और कितना? 3। टोटल कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का जीएसटी नंबर होता है।
तो अभी क्या हुआ, अभी जो जीएसटी नंबर होता है ना दोस्तों, जीएसटी नंबर है ना, वो आपको स्टेट वाइज देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है? स्टेट वाइज। मतलब आपको नंबर जो है वो स्टेट वाइज देना पड़ेगा। कोई भी सेंट्रलाइज नंबर जीएसटी में अलाउड नहीं है। सेंट्रलाइज नंबर नॉट अलाउड। मतलब कोई भी जीएसटी जो है वो आपको सेंट्रलाइज नंबर नहीं मिलेगा। हर स्टेट में आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा सर? अभी आप थोड़ा दिमाग चलाओ, वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को याद करो। तो अभी एक कंपनी अलग अलग स्टेट में बिजनेस कर सकती है, तो अलग अलग जगह पे सप्लाई हुआ होगा ना, तो जीएसटी उस राज्य को भी तो मिलना चाहिए जिस राज्य में आप क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, वहां पे भी तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो वहां पे पे करने के लिए क्या करना है? उस स्टेट का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो एक कंपनी, उसके 4 स्टेट में बिजनेस है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। तो उसको क्या करना पड़ेगा? चारों ही राज्य में नंबर लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? फिर ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक स्टेट में है, दूसरे स्टेट में नहीं है, तीसरे स्टेट में, चौथे स्टेट में नहीं है। ठीक है ना? आपको चारों स्टेट में क्या लेना पड़ेगा? जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसी के बेसिस पे शेड्यूल 1 आप समझ पाओगे। अभी मान लीजिए कि एक कंपनी है कॉल्ड ए लिमिटेड, ध्यान से समझना। उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इन अहमदाबाद। मतलब कौन से स्टेट में? गुजरात। तो ये एचओ ने है ना दोस्तों, कुछ 20 लाख रुपए का गुड्स लिया है। ध्यान से समझना, ना समझ आए तो पूछ लेना, मैं 2 बार बताऊंगा। ठीक है? 20 लाख का गुड्स लिया, कितने का? 20 का। और उसके ऊपर 12% क्या पे किया है? जीएसटी। मतलब कितना जीएसटी उन्होंने पे किया? 2,40,000 का जीएसटी पे किया। ठीक है? अभी क्या हुआ दोस्तों कि ये जो गुड्स जो थे, जो अहमदाबाद एचओ में पड़े हुए हैं, अहमदाबाद एचओ में गुड्स पड़े हैं, तो ये जो 2,40,000 है, कल के सेशन में मैंने बताया था कि ये 2,40,000 जो है, ये आपके लिए क्या बन जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस और नो? मतलब जब फ्यूचर में ये गुड्स आप बेचोगे और उस पे जो टैक्स आएगा, उसके सामने आपको ये 240 का क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। बताया था कल मैंने आपको, ये 2,40,000 का आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब 2,40,000 आप टैक्स के सामने क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो, जो आपका आउटपुट टैक्स आएगा उसके सामने। अभी हुआ क्या, ये जो गुड्स है, ये कौन से जीएसटी नंबर पे आपने रिसीव किए? मतलब जिससे आपने ये गुड्स खरीदा होगा, तो जैसे मान लो कि ये सप्लायर है कोई वाई लिमिटेड से आपने गुड्स खरीदा है। बायर कौन है? ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड ने अपना जीएसटी नंबर दिया होगा। किसको दिया होगा? वाई लिमिटेड। फिर वाई लिमिटेड क्या करेगा पता है? वाई लिमिटेड अपना रिटर्न फाइल करेगा। ये मैं रिटर्न वाले चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा। वाई लिमिटेड अपना रिटर्न फाइल करेगा, और वाई लिमिटेड जब अपना रिटर्न फाइल करेगा ना, तो वाई लिमिटेड ऐसे बोलेगा कि मैंने कुछ B2B ट्रांजेक्शन किए। और कौन से वाले ट्रांजेक्शन किए? B2C। B2B मतलब मेरे यहाँ पे जो कस्टमर आए थे वो बिजनेसमैन भी हैं, और मेरे यहाँ पे ऐसे भी कस्टमर्स आए थे जो बिजनेसमैन नहीं है बट अल्टीमेट कस्टमर्स थे। तो ये B2B ट्रांजेक्शन होगा। मतलब आपको किसका जीएसटी नंबर आपको रिटर्न में देना पड़ेगा? खुद का तो है ही जीएसटी नंबर, बट किसका जीएसटी नंबर देना पड़ेगा? ए लिमिटेड। ताकि ए लिमिटेड का जीएसटी नंबर देने से गवर्नमेंट पोर्टल में ये ए लिमिटेड का जीएसटी नंबर जाएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि ए लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से कुछ सामान लिया है, जिसपे उन्होंने कितना टैक्स पे किया है? 2,40,000। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये 2,40,000 का जीएसटी किसके नाम पे जमा हो गया? ए लिमिटेड। अभी क्या हुआ, ये जो 2,40,000 रुपए का जो क्रेडिट पड़ा हुआ है, वो कौन से स्टेट में पड़ा हुआ है? अभी क्या हुआ दोस्तों पता है? ये एचओ जो अहमदाबाद वाला था ना, उन्होंने ये गुड्स को है ना दोस्तों, ब्रांच ट्रांसफर में किसी और स्टेट में भेज दिया। किसके अंदर? ब्रांच ट्रांसफर। मान लो कि वो गुड्स उन्होंने कौन से यूनिट में भेज दिए? जयपुर। ठीक है? तो जयपुर उन्होंने ये गुड्स ट्रांसफर कर दिए। तो टेक्निकली बताओ, क्या ये सेल है या नहीं है? whether it is a sale or not? टेक्निकली कमर्शियल लैंग्वेज में ये सेल है? नहीं है। फिर एचओ टू ब्रांच
देयर इज नो अदर पर्सन, दे आर द सेम पर्सन, दोनों एक ही व्यक्ति है ना। HON ब्रांच, ब्रांच इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ द हेड ऑफिस। ओके, तो इन दैट केस ये कहीं पे भी सेल नहीं है, कमर्शियल केस में तो ये सेल नहीं है। बट जीएसटी वालों ने क्या बोला, ये सेल है और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम सप्लाई, मतलब इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों ऐसा, थोड़ा आप दिमाग चलाओ तो बताओ। हाँ, स्टेट चेंज हो गया। ओके, वेरी गुड। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस था इसलिए। ट्रांसफर तो हो ही रहा है। हाँ, अभी पॉइंट आया। मतलब देखो, उन्होंने जो आंसर दिया वो नियर टू 90% करेक्ट थे। एक ही वर्ड में ऐड करूंगा और आंसर मिल जाएगा। ये जयपुर वाले यूनिट को आपने गुड्स ट्रांसफर किया, तो जयपुर वाला यूनिट जब क्या करेगा, इसको सप्लाई करेगा, तो इसमें लायबिलिटी आएगी जीएसटी। राजस्थान वाले नंबर में लायबिलिटी आएगी कि नहीं? बट सीन क्या होगा पता है, राजस्थान वाले नंबर में लायबिलिटी तो आ जाएगी, बट राजस्थान वाले नंबर में असेट नहीं होगी। वो 2,40,000 का टैक्स तो किसने पे किया है, गुजरात वाले नंबर से। तो अभी गुजरात वाले नंबर से राजस्थान वाले नंबर का क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, वो तो सेम नंबर पे होना चाहिए ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा, वो 2,40,000 का जो क्रेडिट है ना, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, गुजरात से राजस्थान। तो शिफ्ट कैसे करूंगा, ऐसे हो जाएगा शिफ्ट। RTGS NEFT थोड़ी करना है बैंक के साथ कि शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सप्लाई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सप्लाई के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और इसलिए उसके ऊपर क्या लगेगा दोस्तों, जीएसटी। पर कितना लगेगा, एग्जैक्टली उतना ही जितना आपने आगे क्या किया है, पे किया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो है ना, लिखा हुआ है, बट लिखने के पीछे का क्या होता है, लॉजिक होता है। तो आप लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? तो ब्रांच ट्रांसफर किया, तो ब्रांच ट्रांसफर, ब्रांच कहाँ पे है, किसी और स्टेट में। तो ब्रांच ने सामान खरीदा है कि अपने ने खरीदा है, हमने खरीदा ना। तो क्रेडिट कहाँ पड़ा होगा, अपने स्टेट वाले नंबर पे। अभी ब्रांच को बेचा तो सप्लाई कौन करेगा आगे, ब्रांच को बेचा मतलब ब्रांच आगे सप्लाई करेगा। पर ब्रांच आगे सप्लाई करेगा तो लायबिलिटी रेज होगा। बट लायबिलिटी रेज होगा, बट उसने जो टैक्स पे किया होगा या तो हमने जो टैक्स पे किया है वो उसके नंबर पे नहीं होगा। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फिक्शनल सप्लाई करना पड़ेगा। फिक्शनल मतलब एक सोचा समझा सप्लाई, जिसके थ्रू हम यहाँ की क्रेडिट किसको ट्रांसफर कर दें, ब्रांच को ट्रांसफर कर दें। समझ में आ रहा है? इसलिए उन्होंने इसको किस में डाल दिया। अभी मान लो HO ने ब्रांच को ट्रांसफर किया, पैसे लिए होंगे, लिए होंगे पैसे, नहीं लिए होंगे ना। तो ये सप्लाई तो है बट फॉर कंसिडरेशन नहीं है। तो सप्लाई है बट कंसिडरेशन नहीं है, तो क्लॉज ए में तो सेट ही नहीं हो रहा है, क्लॉज बी में भी सेट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, क्लॉज सी में सेट करो इसको, और शेड्यूल 1 में डाल दो कि अगर HO टू ब्रांच का ट्रांसफर होगा तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए। तो HO टू ब्रांच वाला क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यस, हाँ, इनवॉइस रेस करना ही पड़ेगा। इनवॉइस रेस करेंगे तो ही, बट इनवॉइस प्रॉफिट वाला नहीं होगा। ठीक है ना, जो नॉर्मल ब्रांच इनवॉइस आपको प्रिपेयर करना होता है भाई। और दूसरा क्या होता है, मैंने आपको कल ईवे बिल के बारे में बताया। अभी अहमदाबाद से गुड्स जयपुर जाएगा ना, तो किसी न किसी ट्रक में जाएगा, समझ रहे हो? तो उसके लिए ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो ईवे बिल जनरेट करने के लिए मुझे इनवॉइस क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शंस उसके भी हैं, बट आपको उसके लिए इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके उस गुड्स की मूवमेंट पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? जैसे 50,000 के ऊपर के गुड्स होते हैं ना, तो आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो ये एक एक्सेप्शन हुआ। शेड्यूल 1 के अंदर कितने हैं, 4। ये पहला स्पेशल केस है, और एग्जाम में वो लोग क्या पूछते हैं, स्पेशल केस ज्यादा पूछते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। तो लिखो शेड्यूल 1 में लिखो। कोई डाउट हो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तो पूछ लो। और दूसरा, डेस्टिनेशन भी चेंज हो गया ना। जैसा एक दो स्टूडेंट ने बोला कि डेस्टिनेशन चेंज हो गया, पहले अहमदाबाद में था, अभी कहाँ चला गया, राजस्थान। तो अभी वहां बिकेगा तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास टैक्स जाना चाहिए, पर वो टैक्स पड़ा किसके पास है, वो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना।
ठीक है, लिखो शेड्यूल 1, उसमें पहला लिखो नंबर 1 करके, सप्लाई ऑफ गुड्स through branch transfer. ओके, तो उसमें ब्रैकेट करके लिखना इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर। इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर। मतलब क्या बोला मैं अभी, अगर इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर होगा तो ये एक्सेप्शन काम करेगा, मतलब इंट्रा स्टेट होगा तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अहमदाबाद से राजकोट गया तो डेस्टिनेशन तो सेम ही रहता है ना, तो फिर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, उसमें भी मैं आगे लेके जाता हूँ एक पॉइंट और एडवांस में। जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली कौन से स्टेट में, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे, गुजरात में ही है, पूरे इंडिया में गुजरात में ही है, बाहर कहीं है ही नहीं। ठीक है, बट गुजरात में ही उसकी कितने बिजनेस है दोस्तों, कितने बिजनेस है? ब्रांच नहीं है, 4 बिजनेस है। 4 बिजनेस मतलब 4 बिजनेस, अलग अलग टाइप के बिजनेस वर्टिकल्स है, 4 ब्रांच नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे उनका कौन सा बिजनेस वर्टिकल है, एक कौन सा बिजनेस वर्टिकल है, तो मान लो एक केमिकल वाला है, ठीक है, एक फूड का है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है, और एक मान लो कि लाइक टेक्सटाइल का है। ऐसा कुछ उनका बिजनेस वर्टिकल है, 4 अलग अलग बिजनेस वर्टिकल है। उसके बाद ये केमिकल की 2 ब्रांचेज हैं, ये फूड की 12 ब्रांचेज हैं, फिर ये कंस्ट्रक्शन वाले की 3 अलग अलग सिटी में ब्रांचेज हैं, एंड टेक्सटाइल वाले की 7 अलग अलग जगह पे ब्रांचेज है। ऐसा हमारा बिजनेस है। समझ रहे हो मैं क्या बोलूं? तो अभी हुआ क्या, अभी ये जो व्यक्ति है, ये जो कंपनी, इनको कितने जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे गुजरात में? गलत, उनको सिर्फ एक नंबर लेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि कहाँ पे है? गुजरात। एक ही स्टेट में एक ही नंबर लेना है, दूसरे स्टेट में जाओगे तो नंबर लेना पड़ेगा, एक स्टेट में एक ही नंबर चलेगा। बट क्या होता है पता है, बाद में टैक्स पेयर की लॉबी गई गवर्नमेंट के पास और उनको जाके क्या बोला, यार देखो सर तुम थोड़ा रिलैक्सेशन दो हमें। एक नंबर पे क्या होता है, ये सारे बिजनेस अलग अलग है, इसका अकाउंटिंग अलग अलग होता है, ये सब अकाउंटेंट फिर झगड़ते रहते हैं। फूड वाला बोले कि केमिकल वाले ने पैसा नहीं दिया, लोग 50 लोग आए थे खाना खाने के लिए, पैसा देके नहीं गए, पैसा मांगे तो बोले केमिकल डाल दूंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में गए तो कंस्ट्रक्शन वाले भी आए फूड के अंदर, और बाद में पैसा मांगा तो कंस्ट्रक्शन वाले जमीन में डाल दूंगा। ठीक है ना, तो मतलब 1000 टाइप के नाटक होते थे। ओनर खुद कंटाल गया, बोले ये क्या अंदर से अंदर झगड़ रहे हैं, और कैसी कैसी छोटी छोटी बातों के लिए रोज शाम को 5 बजे फोन करके बोलते हैं कि सर आज उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर एक ही स्टेट में आपके 4 अलग अलग वर्टिकल्स हैं, समझ आ रहा है ना, तो हम आपको 4 नंबर दे देंगे। मतलब आपका केमिकल का नंबर अलग, 5 नंबर तो सेम ही रहेगा, वो नहीं चलेगा, नहीं तो इनकम टैक्स वाला आके बैंड मारेगा, तो ये एक जना है और 4 पान का क्रिमिनल मैटर है। कौन सा मैटर है? क्रिमिनल। तो पैन कार्ड नंबर तो सेम रहेगा, पर वो जो पीछे के 3 डिजिट्स है ना, अल्फा न्यूमेरिक वाले, वो क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। वो सब लास्ट में जब मैं रिटर्न वाला चैप्टर बताऊंगा तब 3-4 रिटर्न में बता दूंगा आपको कैसे फाइल किया जाता है। तो ये 4 अलग अलग वर्टिकल है, तो चारों को अलग अलग नंबर हम दे देंगे। केमिकल का अलग नंबर, फूड का अलग नंबर, कंस्ट्रक्शन का अलग नंबर, देन, ठीक है ना,
तो अभी मान लो 4 अलग अलग नंबर है और उन्होंने ब्रांच ट्रांसफर किया, देन तो फिर डीम्ड सप्लाई हो जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि जी क्रेडिट तो कौन से नंबर पे पड़ी होगी? केमिकल वाले नंबर पे पड़ी होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये ध्यान दें। ठीक है, अभी आगे लिखो नंबर 2। नंबर 2 में लिखो, उसमें लिखिएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन। Import of services by a person from a related person, or from any of his other establishment any of his other establishment outside India in the course or furtherance of business. ठीक है, स्क्रीन पे देखिएगा सब लोग। अभी होगा क्या, देखो क्लॉज बी आप देखोगे ना, क्लॉज बी उसमें क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस उसमें भी लिखा है, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस उसमें क्या लिखा है? कंसिडरेशन। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो है वो भी लिखा है, पर उन्हें क्या वो होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। देखो ये डेफिनेशन में है ना, मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये अगर क्रिस्टल क्लियर हुआ तो आगे के चैप्टर्स अपने आप क्या होंगे? क्लियर होते जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों क्लॉज बी क्लॉज ए बोल रहा हूँ कब से? क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी होनी जरूरी है। देखो क्लॉज ए क्या था पता है? क्लॉज ए जो था ना वो नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजेक्शन था। नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजेक्शन मतलब सामान दिया, पैसा लिया, बात खत्म। क्लॉज बी में क्या हुआ? सामान सर्विसेज जो है वो बाहर से लेके आ रहे। क्लॉज सी में बोले यार कुछ जगहों पे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? बोले एचओ से ब्रांच में जा रहा है तो जो सामान एचओ ने लिया उसका क्रेडिट तो एचओ के नंबर पे होगा। अभी बेचेगा ब्रांच तो लायबिलिटी ब्रांच के नंबर पे आएगी, पर उस नंबर पे हमारे पास कोई क्रेडिट होगी नहीं। तो ये फंस गए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपने एक शेड्यूल बना देते और शेड्यूल में नाम डाल देते सब लोगों के। अभी जो क्लॉज सी जो है, ठीक है, क्लॉज सी के अंदर जो शेड्यूल 1 मैं आपको लिखवा रहा हूं उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है क्या? उसमें भी क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अभी क्लॉज सी जो है दोस्तों वो कौन सा वाला क्लॉज है? क्लॉज सी जो है वो विदाउट कंसिडरेशन वाला है, और क्लॉज बी दोनों कौन से वाले हैं? कंसिडरेशन वाले। तो क्लॉज सी में उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन बोला और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोला, बट कहां से बोला वो देखो, अभी पढ़ो उसमें क्या लिखा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहां से हो रहा है? रिलेटेड पर्सन प्लस सेम पर्सन, ऐसा लिखा होगा। यस और नो? मतलब आपका कोई ब्रांच फॉरेन में बैठा है, कहाँ पे है? फॉरेन, और आप वहां से सर्विसेज को क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। बट कैसे इंपोर्ट कर रहे हो? विद कंसिडरेशन के विदाउट? विदाउट। अगर विथ होता तो ऊपर बी में चला जाता ना। विदाउट है इसलिए तो सी में आए हम लोग। बट एक और वर्ड लिखा है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना कंपलसरी। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना कंपलसरी। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं पर पहले ये हमने एनालाइज कर लिया। ठीक है, तो समझते देखो, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंपनी है कॉल्ड ए लिमिटेड। ठीक है, अभी रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, पर मान लो ए लिमिटेड है और यहाँ पे एक कंपनी है कॉल्ड बी इनकॉर्पोरेशन। कौन सा इनकॉर्पोरेशन है? बी। ए लिमिटेड के पास बी इनकॉर्पोरेशन के 100% क्या है? शेयर्स।
मतलब ए लिमिटेड हम ऐसा बोल सकते हैं पूरी तरह से किसको ओन कर रहे हैं, बी इनकॉर्पोरेशन। मान लो कि ये ए लिमिटेड कहाँ से है, इंडिया से, और ये बी इनकॉर्पोरेशन कहाँ से है, लंदन से। तो अभी मैं बोलूंगा ए लिमिटेड, जो बोलेगा वो बी इनकॉर्पोरेशन को करना पड़ेगा। क्यों? पेरेंट कंपनी कौन है, ए लिमिटेड है। अभी हुआ क्या बताए, ए लिमिटेड ने कुछ $4 लाख वर्थ का एक सर्विसेज इंपोर्ट किया है। मतलब $4 लाख पे नहीं किया है, बट उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का सर्विसेज उन्होंने इंपोर्ट किया है। और वो भी कैसे इंपोर्ट किया है, फ्री में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? $4 लाख का है उसका सर्विस का वैल्यू, जो उन्होंने फ्री में इंपोर्ट किया है। क्यों ऐसा फ्री में क्यों इंपोर्ट करने दे रहे हैं? क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना, आपका उनके ऊपर वर्चस्व है, तो कभी भी उनको बोल सकते हो ना। मतलब ए लिमिटेड ने $4 लाख का सर्विसेज बी इनकॉर्पोरेशन को बोला कि आपको हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। बी इनकॉर्पोरेशन ने सीधा मुंह पे बोल दिया कि $4 लाख होगा। तो ए लिमिटेड ने बोला, वापस बोल, क्या बोला, डराने वाला टोन होता है ना, वापस बोल, क्या बोला, बोला कोई बात नहीं, दे दूंगा फ्री में। उसको पता चल गया माहौल बिगड़ रहा है अभी, तो बोला फ्री में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस पैसे मत देना। तो क्या लगता है, इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं? ये 3 कैटेगरी फुलफिल होनी चाहिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, जैसे रिलेटेड पार्टी से है या नहीं? रिलेटेड छोड़ो, यहाँ तो 100% होल्डिंग लेके बैठे हैं, मतलब हम ही हम है और कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा है? प्लस क्या है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। $4 लाख का सर्विसेज इंपोर्ट किया है, कोई टेक्निकल नोहाउ हमने उनसे लिया है, पेटेंट का कुछ चक्कर था वो हमने से उनसे लिया है, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। मतलब सारे क्राइटेरिया क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे आएगी, वो सब कुछ इंटर में नहीं है, वो फाइनल में आता है, बट स्टिल ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होगा, तो जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो सर रिलेटेड पर्सन नहीं होगा, तो थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर रिलेटेड पर्सन नहीं होगा तो कोई फ्री में आपको सर्विस देगा? तो यार थोड़ा तो कॉमन सेंस वाली बात बनती है कि नहीं? अभी आपने सर्विसेज इनपुट किया, किसी ने फ्री में सर्विस दिया, आपका क्या लगता है वो फ्री में क्यों देगा? क्यों देगा वो फ्री में? थप्पड़ खाना है तो फ्री में मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी वो आपका उसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा, तब जाके तो उसने आपको फ्री में सर्विसेज दी है ना। समझ में आ रहा है? आपके पास उसकी कुछ दुखती नस होगी, अलग होगी, जो इसको आप बार बार दबाते रहते हो, ब्लैकमेल करते रहते हो, बाद में आप बोलोगे कि देख देना है तो दो, नहीं तो पता है ना फिर क्या होता है। मतलब कोई बात नहीं, अभी ज्यादा नाटक मत कर, दे रहा हूँ फ्री में। लॉजिक समझ आ रहा है? तो सर क्यों लगा ये $4 लाख पे क्यों जीएसटी हो गया? इसलिए लेके क्योंकि आप सर्विसेज को इंपोर्ट तो कहीं ना कहीं कर ही रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन टर्न बी लिमिटेड के लिए, सॉरी बी इनकॉर्पोरेशन के लिए ए लिमिटेड ने कुछ ग्रेटिट्यूस एक्ट इंडिया में किया हो, which is cost around $4 lakh equivalent to the that European country in India. Sorry, वो जो ब्रिटिश कंपनी है उसको इंडिया में कुछ कॉस्ट करना था, वो उन्होंने क्या बोला, हम $4 लाख का फ्री में तुमको सर्विस देते, आप हमारे बदले में ये कर देना। ये भी तो हो सकता है। इट माइट हैव बीन द पॉसिबिलिटी ऑफ द म्यूचुअल प्रॉमिस कि आप हमारे लिए ये करो, हम आपके लिए ऐसा कुछ करेंगे। गवर्नमेंट बोले तुम लोग जो अंदर अंदर बातें करते हो ना, उस चक्कर में हमारा लॉस हो जाता है, इसलिए हमें ये शेड्यूल 1 बनाना पड़ा। क्या याद रखोगे, इनपुट ऑफ, समझ आ गया सबको मैंने क्या एग्जांपल दिया, इनपुट ऑफ सर्विसेज। दूसरा क्या, कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन की तो बात ही नहीं करने की, टाइटल में लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन मिसिंग है। तो इनपुट ऑफ क्या होगा दोस्तों, सर्विसेज। किससे किया है, रिलेटेड पर्सन या सेम पर्सन। मान लो ब्रांच है आपका, तो ब्रांच से सर्विसेज इंपोर्ट किया है, तो भी लगेगा जीएसटी। दूसरा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो ही लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम में लिख के दिया होगा कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं था, तो फिर उस केस में हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं।
बी इनकॉर्पोरेशन जीएसटी नहीं पे करेगा। जीएसटी तो कौन पे करेगा? जो इंडिया में बैठा होगा वही पे करेगा ना। विच मैकेनिज्म? आरसी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बी इनकॉर्पोरेशन तो कहाँ बैठा है बेचारा, बाहर बैठा हुआ है। तो वो बोले मैं क्यों इंडिया में जीएसटी पे करूँ, तुमको जो करना है करो। ठीक है, आगे लिखो तीसरा। उसमें लिखो परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। ऑफ बिजनेस असेट where input tax credit has been availed on such asset. Where input tax credit has been availed on such asset. ठीक है, चलो इसको भी समझना पड़ेगा। एक चैप्टर है कॉल्ड, कौन सा? आईटीसी। आईटीसी कंपनी का भी नाम है, ठीक है, पर ये कौन सा आईटीसी है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी आईटीसी है ना दोस्तों, आपको किसका मिलता है? जो टैक्सेस आपने किसके ऊपर पे किए हैं, पेड ऑन किसके ऊपर है? इनपुट के। ध्यान देना सब लोग, जितना अभी ध्यान दोगे आगे उतना क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, सो इनपुट तीन टाइप के होते हैं दोस्तों। दो टाइप तो मैंने आपको बता दिए, पर तीन टाइप के इनपुट होते हैं। एक होता है दोस्तों क्या, इनपुट गुड्स। इनपुट गुड्स मतलब जो आप रॉ मटेरियल लेते हो, ठीक है, जो भी स्टोर्स वगैरह आप परचेस करते हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है ना, वो इनपुट गुड्स हो गया। फिर दूसरा क्या होता है दोस्तों, इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विसेज मतलब जैसे बिजनेस करने के लिए काफी सारी सर्विसेज की भी जरूरत होती है। कुछ लीगल होती है, कोई प्रोफेशनल होती है, कोई टेक्निकल होती है। समझ में आ रहा है ना, अलग अलग सर्विसेज हम लेते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, इनपुट सर्विस। जैसे आप कंपनी रन कर रहे हो, 1000 करोड़ का आपका कंपनी है, तो ऑडिट तो करवाना ही पड़ेगा। तो ऑडिटर ने 10 लाख फीस लिया आपके से, उसने भी जीएसटी लगा के भेजा आपको। तो बिजनेस के रिलेटेड जो सर्विसेज लेंगे उसको हम कौन सी सर्विस बोलेंगे? इनपुट सर्विस। एंड तीसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स। अभी कैपिटल गुड्स का क्या मतलब होता है? कैपिटल गुड्स मतलब स्टॉक इन ट्रेड नहीं होता। वो क्या होता है दोस्तों? असेट्स। जैसे आपने क्या खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी, या तो फिर एयर कंडीशनर खरीदा, या फिर कोई भी हैवी मशीनरीज आपने क्या की है, परचेज की है। समझ में आ गया? मान लीजिए कि कोई व्हीकल है, कुछ भी है जो आपने परचेज किया है, जिसके ऊपर आपने क्या पे किया है, जीएसटी पे किया। ठीक है, तो अभी क्या होगा दोस्तों, उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया है। ठीक है, तो मान लो कि आपने लास्ट मंथ 1 करोड़ का एक मशीनरी खरीदा था। कितने का? ध्यान देना, 1 करोड़ का मशीनरी खरीदा था, जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगा था। तो 18% जीएसटी मतलब कितना जीएसटी होगा? 18 लाख रुपए जीएसटी होगा। मतलब 1 करोड़ 18 लाख का आपने पेमेंट किया है। अभी ये जो 18 लाख रुपए जो है ना दोस्तों, उसका आपको क्या मिल जाएगा? उसका आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। तो जैसे मान लो कि आपने लास्ट मंथ पर खरीदा था ना, लास्ट मंथ मतलब कब खरीदा था? दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में आपने खरीदा था, तो दिसंबर 2022 का जब रिटर्न फाइल करोगे ना, तो उसका रिटर्न आपको फाइल कब करना होता है? जनवरी 2023 में। दिसंबर का रिटर्न कब फाइल करना होता है? जनवरी 2023 में फाइल करना। तो जनवरी 2023 में जब आप रिटर्न फाइल करोगे, तो मान लो आपकी लायबिलिटी कितनी थी बताए?
आपने गुड्स बेचा भी तो होगा ना, तो आपकी लायबिलिटी थी कितनी, 21 लाख की आपकी लायबिलिटी थी। और आपकी इनपुट गुड्स के ऊपर एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर कुछ क्रेडिट पड़ी थी। कैपिटल गुड्स के ऊपर तो आपको पता है कितने क्रेडिट पड़ा था, 18 लाख, और इनपुट के ऊपर कुछ 90,000 के आसपास का क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो आप इसको क्या कर लोगे, यूज कर लोगे ना, क्योंकि आपने, दोस्तों समझिएगा, आपने दिसंबर मंथ में इतना टैक्स पे किया है, किया ना। एक मशीनरी लिया, उस पर 18 लाख दिया, दूसरा इनपुट लिया, उस पर 90,000, मतलब टोटल 18,90,000 दिया। और इस महीने में मैंने कितने का लायबिलिटी रेज किया, 21। तो मैं कितना पे करूं, 2,10,000। 2,10,000 ये मेरा क्या होगा, पेमेंट होगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझो। अभी क्या हुआ कि ये जो कैपिटल गुड्स था, ये वाला कैपिटल गुड्स था, इसको हमने क्या कर दिया बेटा, इसको हमने डिस्पोज कर दिया। क्या कर दिया, डिस्पोज। क्या कर दिया दोस्तों, डिस्पोज कर दिया। मतलब इसके ऊपर जो हमने क्रेडिट ली थी 2 महीने में, इसको हमने क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। और डिस्पोज कैसे किया, मतलब उसको हमने क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया। ऐसा क्यों किया वो उनको पता, बट अपने ने ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमें उसका टैक्स ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, तो उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। तो गवर्नमेंट का मानना ऐसा है कि अगर कोई भी मशीनरी आप लेते हो तो एटलीस्ट उसको कितने साल तक यूज करना चाहिए, 5 साल। ये तो आपने मशीनरी लिया, उसका क्रेडिट ले लिया, फिर उसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। तो ये तो हमारे लिए इनजस्टिस हो गया। हमने बेवजह ही आपको क्या दे दी, क्रेडिट दे दी। 1-2 महीने के लिए यूज किया, फिर आपने उसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। तो डिस्पोज करना क्या सप्लाई है। अब देखो क्लॉज ए में जाके पढ़ो, डिस्पोज वर्ड लिखा है, बट वहां पे कंसिडरेशन वर्ड लिखा है। बट यहाँ पे डिस्पोज किया है, पर पैसा मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा। इसलिए तो उन्होंने क्लॉज सी में कवर किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्वेश्चन ये आता है। तो आंसर है यस, इससे भी जीएसटी हम चार्ज करेंगे। पर सर एक कैसी बात कर रहे हो, जीएसटी कैसे चार्ज करोगे, आपके पास वैल्यू ही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला पता है, हम 5% रिवर्सल करेंगे। कितना परसेंट, 1 क्वार्टर का 5% रिवर्सल, मतलब डेप्रिसिएशन होता है ना। तो आपने 3 महीने यूज किया था तो 5% क्रेडिट मिलेगा, बाकी का 95% क्या करो, वापस दो। 6 महीने यूज किया हो तो 10%, बाकी का 90% क्या दो, वापस दो। हमने आपको फालतू क्रेडिट दे दिया है, समझ रहे हो। तो मैंने क्या लिखवाया, इनपुट गुड्स लिखवाया है कि सिर्फ कैपिटल गुड्स लिखवाया, लिखवाया ना, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया। बिजनेस असेट्स, तो बिजनेस असेट्स में तो इनपुट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स दोनों आएगा ना। तो मान लो कि आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा था, वो स्टॉक अभी आउटडेटेड हो गया है। क्या हो चुका है, आउटडेटेड। 6 महीने पहले स्टॉक लाया था, अभी आउटडेटेड हो गया। मतलब 6 महीने पहले लाया था, मतलब उसकी क्रेडिट आपने यूज कर ली होगी ना, कर ली होगी कि नहीं। पर 6 महीने बाद उस स्टॉक का कोई डिमांड ही नहीं है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज। पैसा तो छोड़ो, उसको उठाने का पैसा देना पड़ा। समझ आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, गवर्नमेंट के पास तो उसका टैक्स आया ही नहीं, उस गुड्स का आया ही नहीं ना, तो आपने क्रेडिट फालतू में लिया। समझ में आ रहा है। उसके पास, हमारे पास उसका कोई टैक्स आया नहीं, क्योंकि आपने उसको किसके सामने यूज कर लिया, किसी और गुड्स के पेमेंट के सामने यूज कर लिया ना। तो आप उतना अमाउंट हमें क्या करो, वापस पे करो, इवन इफ इट इज नॉट अ सप्लाई। समझ आ गया। तीसरा था ये, क्या बोला मैं, disposal of which assets, business assets, on which you have availed the what, input tax credit. If you not availed, then अगर आपने अवेल ही नहीं किया है तो आ गया ना सरकार के पास टैक्स। हाँ या ना, एक गुड्स पे एक बार तो टैक्स आएगा कि नहीं आएगा। अभी क्या किया पता है, आपने वो गुड्स खरीदा, उसका क्रेडिट ले लिया, मतलब गवर्नमेंट के पास तो उसका टैक्स अभी लायबिलिटी पे आएगा ना, जब वो बेचेगा तब आएगा। पर अभी वो आपने बेचा ही नहीं, वो तो आपने क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा, क्या बोल दिया, बोले ये तो सप्लाई है, भले ही आपको कोई पैसा नहीं मिला हो, फिर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना पे करना है, जितना आपने क्रेडिट लिया था,
समझ लो, ठीक है। तो ये ध्यान है, लास्ट लिखो, लास्ट लिखना। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स by principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal. On behalf of the principal. Done? समझते हैं इसको भी? कहां से कहां गुड्स गया? एचओ टू ब्रांच गया कि प्रिंसिपल टू एजेंट गया? अभी जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्रिंसिपल है और उनका एक एजेंट है। प्रिंसिपल मान लो गुजरात में है और उनका एजेंट कहाँ पे है? उनका एजेंट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे एजेंट है? तमिलनाडु। तो अभी क्या हुआ, ये एजेंट जो है ना वो एक्सक्लूसिवली किसके गुड्स बेचता है? एक्सक्लूसिवली किसके गुड्स बेचता है? प्रिंसिपल। एजेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली किसके गुड्स बेचता है? प्रिंसिपल। मतलब एजेंट ने जो ब्रांड नेम है ना वो भी किसका यूज किया? प्रिंसिपल का। तो अभी क्या हुआ, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स क्या किया? प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स क्या किया? ट्रांसफर। तो ऐसे देखने जाए तो प्रिंसिपल ने एजेंट से अभी टेक्निकली पैसा चार्ज किया होगा? नहीं। वो तो क्या बोलेगा, जब एजेंट आके बेचेगा तब हम उसका क्या करेंगे? हिसाब करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को दिसंबर 2022 में गुड्स ट्रांसफर कर दिया और एजेंट ने वो गुड्स आगे अप्रैल 24 में बेचा, सॉरी 23 में बेचा। तो सप्लाई कौन से मंथ में हुआ? सप्लाई इस केस में अप्रैल 23 में नहीं हुआ। कब हुआ? दिसंबर 22 में पहला सप्लाई हुआ और दूसरा सप्लाई कब हुआ? अप्रैल 23। तो सेम वही केस है ना, एचओ टू ब्रांच वाला ही तो मैटर है। यहाँ पे क्रेडिट कहाँ पर है? तमिलनाडु के पास टैक्स आना चाहिए ना, बट पैसा कौन सी गवर्नमेंट के पास है? गुजरात। तो यहाँ से यहाँ क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट। And here in this case, the principal has to take the GST number in Tamil Nadu as well. क्यों? तमिलनाडु में भी तो नंबर लेना ही पड़ेगा ना उसको। और वो जो एजेंट की प्लेस होगी ना उसको एडिशनल प्लेस ऑफ डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एक होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल मतलब जो आपका मेन जगह है। एडिशनल प्लेस मतलब वहां से आपकी ब्रांच या कोई और व्यक्ति आपके बिहाफ पे क्या करता है? ऑपरेट करता है। समझ आ रहा है? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। इवन इफ इट इज नॉट अ, मतलब इवन इफ इट इज देयर इज नो consideration involved in this transaction, just for the sake of transfer of input tax rate from one number to the another, we have to have the GST supply on this transaction. समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? तो लॉ मेकर का दिमाग समझ रीड कर रहे हो, लॉ मेकर क्यों ऐसा सब कुछ करता है? उसके पीछे का रीजन ये है कि हम बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा सकते। कुछ जगहों पे कुछ दिक्कतें हैं, उसको एड्रेस करते हुए हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और फिर उसको सेपरेटली कैटेगराइज करना पड़ेगा। चारों लाइन ऑफ आइटम है ना, उन चारों का जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तब जाके सीएमए बनोगे। समझ में आ रहा है ना? वर्ड टू वर्ड का जस्टिफिकेशन होगा ना, तब जाके कोई पैसा देगा। ठीक है ना? बड़ा वाला लेता है तो 5,000 का जीएसटी रिटर्न तो और कोई फाइल कर देता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ध्यान रख। तो अपने ने क्या खत्म किया? सेक्शन 7 नहीं, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, उसमें भी क्लॉज
समझ में आया ना? क्लॉज ए हमने खत्म किया, फिर क्लॉज बी खत्म किया, फिर मैंने कौन सा बताया, क्लॉज सी। समझ आ गया सबको? चलो वापस एक बार रीड कर लेते हैं जो अभी तक हमने किया, फिर सेशन को खत्म करते हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, ठीक है, उसमें आपको दे रखा है, सब सेक्शन 1 में आपको ये दे रखा है दैट द फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या होता है, किसी भी टाइप का गुड्स और सर्विसेज जिसमें कंसिडरेशन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। समझ रहे हो? फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मैंने आपको बताया, ठीक है, वो मैंने आपको क्लॉज बी में बताया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किस पर्पस के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर टेबल आप खुद बनाने का ट्राई करना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं वो डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, वो डायग्राम रेफरेंस होता है, मेन स्टडी नहीं होता। मेन स्टडी तो वो जो डायरेक्ट है वही, उसको समझ के डायग्राम बनाते हो ना तो आप खुद समझे। किसी और का डायग्राम पढ़ रहे हो ना तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना? आगे आप जोड़ देना जो बोलना चाहता हूँ। हाँ, इनपुट ऑफ सर्विसेज फॉर क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन। बिजनेस के लिए हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर क्लॉज सी मैंने आपको बताया, क्लॉज सी में क्या था, विदाउट कंसिडरेशन। क्या था, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 रेफर करो। शेड्यूल 1 में 4 लाइन ऑफ आइटम है। पहला ब्रांच ट्रांसफर, पर कौन से वाला, इंट्रा या इंटर, इंटर। फिर input of services from related party or from the associate enterprise, okay, for किसके लिए होना चाहिए, furtherance of business। फिर permanent disposal of the assets, business assets on which you have taken the input tax credit। and last, supply between the principal to agent, or the agent undertakes the supply on behalf of the principal, exclusively उसके लिए ही काम करता है। एजेंसी है, एजेंसी 4 टाइप के ब्रांड बेचता है, तो फिर वो एक्सक्लूसिव थोड़ी आपका एजेंट हुआ, वो तो मल्टीपल लोगों का एजेंट है ना, तो वो तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप हो गया। भाई मान लो कि कोई मित्सुबिशी का या ओ जनरल का एयर कंडीशनर का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसने बोर्ड अपने नाम का लगाया होगा और नीचे लिखा होगा ओ जनरल मित्सुबिशी, ऐसा लिखा होगा ना। अग्री करते हो या नहीं? तो आपको क्या लगता है, वो मित्सुबिशी और ओ जनरल का मतलब वो एजेंट है कि वो तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाला मैटर है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाला मैटर। बट मान लो कंपनी का ही नाम है, शोरूम भी कंपनी का ही है, बट रन कौन कर रहा है, कोई एजेंट रन कर रहा है जिसमें उसके टर्नओवर पे उसका कट है, तो फिर उस केस में वो क्या हुआ, वो प्रिंसिपल ही हो गया ना। इट इज एज गुड एज द एक्सपेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ओनली। देखा होगा ना आपने कि कुछ सिटी में आप जाते हो तो सेम कंपनी का, सेम ब्रांड नंबर का, सेम शोरूम ही वो जो उसका इंटीरियर वगैरह होता है, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी सेम ही होता है, बट वो ऑपरेट कौन कर रहा होता है, कंपनी वाला ऑपरेट कर रहा होता है कि उसने किसी और को दे दिया होता है, किसी और को दे दिया, बीइंग एज एन एजेंट, बट एक्सक्लूसिवली किसका सामान बेचने का। समझ में आया ना? चिंदी चोर नहीं बनने का, अपना ही सामान बिकेगा। डन एवरीवन? कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसके लिए एक सेपरेट गाइडलाइंस है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मतलब वो आउट ऑफ, आप बोल रहे हो कि एक्सपायरी डेट जा चुकी है, तो उसमें रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है। इनका डाउट ऐसा है कि कभी कभी स्टॉक जो होता है वो आउट ऑफ डेट हो जाता है, तो वो जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो आपको बोलता है कि अगर एक्सपायरी डेट जा चुकी है तो कुछ समय आप वापस दे दें। फार्मा कंपनी में भी ऐसा होता है। किसमें होता है? फार्मा का। ऐसा नहीं होगा ना कि एक्सपायरी डेट जा चुकी है तो हम एक स्टिकर भेजे चिपका के दे देना। ऐसा तो हो गया, क्लियर हो गया। वो तो बाद में आपको रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है ना? हम स्टिकर भेज देंगे, ₹1 उसका भी भेजना। ओके, ठीक है, चलो यहाँ तक। आपने मशीनरी का एग्जांपल दिया, अपने लोग 18 लाख दे चुके हैं, तो उसको क्रेडिट ले रहे हैं, उसको वापस टैक्स नहीं दे रहे। पर आपने उसको पर्टिकुलरली यूज नहीं किया ना, आपने 3-4 पे किया, हमने क्रेडिट को उसी का दिया है। अब जो दूसरा टैक्स आया उसके सामने क्रेडिट लिया ना, मैं ऐसा बोल, जो दूसरे गुड्स 21 लाख के थे उस पे ले लिया ना आपने क्रेडिट, पर वो बिजनेस मतलब एक पीरियड तक आपको उसको क्या करना, आपको पीरियड तक क्या करना था, उसको यूज करना था।
अभी 2-3 महीने में 3-4 महीने में कर दोगे इसका मतलब क्या? दो बार कर लिया। नहीं 2 बार कहाँ लगा? पहले हमने 18 लाख दे चुके हैं। हाँ 18 लाख दिए, पर वो 21 लाख जो आ रहे थे वो किस पे आ रहे थे? वो तो किसी और गुड्स पे आ रहे थे ना, जिसके सामने आपने क्रेडिट लिया। ठीक है, क्या होगा देखो, पूरे जीएसटी में ना रिकंसिलेशन बहुत होगा। रिकंसिलेशन मतलब यहाँ पे इसने टैक्स पे किया होगा, यहाँ पे आपने क्रेडिट ली होगी, तो हमें रिकंसिलेशन भी करना पड़ेगा, जिसको हम रिको बोलेंगे, रिकंसिलेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है ना, उसका अकाउंटिंग भी हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होता है उसका। अकाउंट्स नहीं बढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी बताऊंगा कैसे ऐसे करना। डन। इंश्योरेंस कंपनी वो एजेंट मतलब एजेंट का कमीशन पे होता है।